हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज हम बात करेंगे जीबीएस आउटब्रेक, दैट इज़ गिलन बैरी सिंड्रोम, जो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है कुछ दिनों में। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं, गांव में पूछते हैं, भाई ये क्या चीज़ है, ये जीबीएस क्या है, व्हाट इज़ गिलन बैरी सिंड्रोम। तो भाई ये कुछ नहीं है। इसको ऐसा नहीं है कोई नई डिजीज़ है, बहुत पुरानी डिजीज़ है, बहुत पॉपुलर डिजीज़ है। और सीएनएस में या न्यूरोलॉजी में जीबीएस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर रहता है इसमें। अब बड़े हम मतलब ईजी वे में हम पढ़ेंगे ना, व्हाट इज़ गिलन बैरी सिंड्रोम। तो जनरली क्या होता है, गिलन बैरी सिंड्रोम में बड़े वेरिएंट्स आते हैं, एक्यूट, क्रॉनिक, है ना, और बीच के भी बहुत आते हैं। फिर एक मिलर फिशर सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होता है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलोपैथी जो है, जो AIDP है, उसमें उसको हम जनरली पढ़ते हैं गिलन बैरी सिंड्रोम में। अब क्या है, अब देखते हैं कि भाई ये पुणे, नागपुर, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ऐसा कि इतने केसेस आ गए और ये ख़तरनाक कैसे हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि पानी का सोर्स होगा, वैसे तो वहाँ पे भी ये रिसर्च चली है अभी, शायद पानी की रिसोर्स से ही आ रहा है। कुछ वायरसेस भी होते हैं, बट एक बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा, कैम्पाइलोबैक्टर जेजनी, है ना, H पाइलोरी के साथ इसको हम जनरली माइक्रो में पढ़ते हैं, कैम्पाइलोबैक्टर जेजनी को। अब ये बैक्टीरिया ऑप्टिमल 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास मतलब ठीक है ग्रो कर जाता है। मतलब मान लो आप कहीं का पानी का सोर्स लिया, नॉर्मल टेम्परेचर तो होता नहीं है ना, मान लो 34 मतलब 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक, मतलब ये ऑप्टिमम ग्रोथ रहती है। धूप है, बढ़िया ग्रो करेगा ये। तभी हम बोलते हैं चीज़ों को बॉईल करो, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके जाओ ताकि ये बैक्टीरिया मर जाएं। ठीक है, तो अब ऐसा हुआ कि वहाँ पे हो सकता है कोई पानी रिसोर्स या गोलगप्पे वाला कोई पनीर खाया कोई, या फिर किसी ने नॉन वेज आइटम्स खा ली हो। ठीक है, अब जैसे हम धाम वगैरह में जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, तो सबसे पहले हम सैलेड उठा के डालते हैं। फिर हम सबसे पहले होता है दही दे दो, रायता दे दो। अब आपको नहीं पता उस रायता में कौन सा पानी डला है ना, क्या पता किसी ने रिवर का पानी उठा के डाल दिया हो। अब वो सैलेड धोया किस में, वो कहीं भी धोया हो सकता है ना। अब पनीर है, वो कहाँ से धोया है कोई पता नहीं आपको। तो इस तरह के आइटम्स आपको अवॉइड करनी है। जो नॉन वेज आइटम्स आप जहाँ से लेते हैं, कच्चे कच्चे चिकन खाते हैं जिम वाले, प्रॉपरली बॉइल्ड नहीं करते, है ना, वो भी एक रीज़न हो सकता है। ये अब ये ख़तरनाक है, वैसे तो बहुत कम परसेंटेज में ख़तरनाक होता है, लेकिन ये ख़तरनाक बन जाता है क्योंकि पैरालिसिस हो रही है ना यार। अब मान लो ज़ुकाम लग रहा है आपको, जब ज़ुकाम लग रहा है तो आप बोलते ठीक है, नाक बह रहा है, क्या हो जाएगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अब आपकी टांगें नहीं चल रही हैं, ठीक है, आप उठ ही नहीं पा रहे हो, पैरालाइज़ हो गया आप। तो आपको लगेगा यार ये बीमारी तो डेंजरस है भाई, गिलन बैरी सिंड्रोम तो ख़तरनाक चीज़ है। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक तो सी जिजनी, इसमें हम मान रहे हैं कि कैम्पाइलोबैक्टर जिजनी ही सोर्स है। वैसे तो वायरल भी सोर्स हो सकते हैं। तो अब नागपुर में हमने बोला 150 से प्लस केसेस आ गए, 80-90% तो ठीक हो जाते हैं। अब देखते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे होती है, बंदे को कैसा पता चलेगा यार मेरे को जीबीएस हो रहा है। मान लो आप किसी पार्टी धाम धूम में गए, आप खा के आ गए इस तरह का, ठीक है, प्रीसीडिंग आपको कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है ना, या आपको डायरिया हो सकता है। इट में भी वाटरी, सीजेजे में ब्लडी भी हो जाता है, मतलब आपको ऐसे लूज मोशन लगेंगे। इट में भी वाटरी, इट में भी डायरिया, पहले मतलब इस पैरालिसिस स्टार्ट होने से पहले। तो क्या होगा, आपको इस तरह लगे आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, आपने कहा कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर क्या हुआ, एक दिन आप ब्रश कर रहे थे ना, तो आपको ऐसा लगा यार चुन चुन हो रहा है मेरे टांगों में, है ना। असेंडिंग पैरालिसिस है ये जीबीएस, ऑटोइम्यून डीमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलोपैथी। इट इज असेंडिंग एंड सिमेट्रिकल, मतलब बोथ लेग्स में होगा, ये नहीं कि एक ही लेग में हो रहा है। फिर आपको नमनेस लगा ना, थोड़ा थोड़ा नमनेस लग रहा है आपको टांगों में। आपने बोला कि यार हो जाता है, कई बार ऐसे चल के आया हूँ, खाना पीना खा के आया हूँ, डायरिया लगा है, हो जाता है, वीकनेस हो ही जाती। फिर आप चले गए ऑफिस में आप बैठे ना, और फिर बैठ के उठ नहीं पा रहे हो आप, और यार वीकनेस आ गई, टांगे नहीं चल रही, भाई ये क्या सीन हो गया। मतलब चलो ठीक है, जैसे वैसे आपने पकड़ा पूरा, गाड़ी चलाई और वापस आ गए, आप घर में आ गए वापस। आप सोए हो, सुबह देखा मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ यार। सारे परेशान हो गए, घर वाले परेशान हो गए, है ना। और फिर जब आपको वहाँ पे लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, फिर आपके टेस्ट होते हैं, PCR बहुत सेंसिटिव होता है ना, तो आपको पता चलता है यार मुझे तो गिलन बैरी सिंड्रोम हो गया ना। तो ये प्रेजेंटेशन है, दिस वाज द एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन। सेंसरी स्टार्ट होगा, फिर मोटर इस तरह हो जाएगा, असेंडिंग पैरालिसिस होगी, है ना। और इसमें सबसे खतरनाक क्या होता है, जब आपके ऑटोनॉमिक वो आ जाते हैं, साथ में फीचर्स आ जाते हैं। अब ऑटोनॉमिक फीचर्स में कई लोग बोलते हैं ऐसे कि यार मतलब डिस्फाजिया होगा तो निकलने में दिक्कत, एस्पिरेशन हो जाएगी, मे बी डाई कर जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। लेकिन मान लो इसमें मेजर आपने देखना होता है ना, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो ब्लड प्रेशर लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर में देखो कल अगर 100 होगा आपका सिस्टोलिक, आज अगर 140 हो गया, या एकदम सडन वेरिएशन आ रही है आपके ब्लड प्रेशर में, मतलब जो ये जो गिलन बैरी सिंड्रोम है, इसने आपके इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी
पकड़ना स्टार्ट कर दिए। अब थोड़ा सा इसकी पैथोजेनिज्म मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अब इसमें कैम्पैलोबैक्टर जिजेनी है ना, अब एक मॉलिक्यूलर मिमिक्री होता है। अब हमने उसमें भी पढ़ा होगा, ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में भी, कि भाई इसमें मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो आपके वॉल को पकड़ लेते हैं, हार्ट में पकड़ लेते हैं ना। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी नर्व होती है ना, नर्व्स ऐसे नर्व्स होती है, उसके में स्वाइन शेल्स होते हैं, माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना फंक्शनिंग के लिए, कंडक्शन के लिए, कि ऐसे ऐसे एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, सिग्नल आ रहा है ब्रेन से। अब माइलिन शीट की डिग्रेडेशन करता है कैम्पैलोबैक्टर जिजेनी के थ्रू, जो ऑटो इम्यून सेल्स बनते हैं। इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया, AIDP, ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी क्यों है इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून क्यों है ना, इम्यूनिटी के सेल्स वीक हो रहे हैं, एंड डीमाइलिनेटिंग मतलब माइलिन शीट जा रही है, एंड दैन में पॉलीरेडिकुलोपैथी दोनों साइड में हो रही है, रेडिकुलोपैथी है, ठीक है। अभी होगी पैथोजेनेसिस, हमने रिस्क फैक्टर्स भी देख लिए हमने, और हमने सोर्स भी पढ़ लिया किस तरह हो गया, मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी बता दी है। अब मान लो आप एडमिट हो गए इन अ हॉस्पिटल, अब क्या करना है? सबसे पहले तो देखो क्या करना है, अर्ली इसको पिकअप करना है, इसको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, जल्दी, क्योंकि जितनी जल्दी ट्रीटमेंट GBS की शुरू होगी उतना बढ़िया है। एक बार आपने 2-3 वीक्स 4 वीक्स लेट चले गए, तो फिर वो अगर पैरालिसिस हो गया और कहीं ANS के सिम्टम्स आ गए, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। जैसे 100% केसेस है, 90% तो ठीक हो जाते हैं। अब इसमें हम देते क्या हैं, 2 ही चीज़ें देते हैं मेनली, IV इम्यूनोग्लोबिन देते हैं 0.4 ग्राम पर kg के हिसाब से, और प्लाज्मा एक्सचेंज कराते हैं, ठीक। प्लाज्मा जितना भी आपका थोड़ा NS और FFP के साथ एक्सचेंज करा देते हैं। वो डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कैसे होता है वो सारा, ठीक है। और ऐसा बोला कि जितनी अर्ली, मतलब विदिन 2 वीक्स में अगर आपका प्लाज्मा चेंज हो जाए, प्लाज्मा एक्सचेंज हो जाए, प्लेक्स बोलते हैं जिसको, या इम्यूनोग्लोबिन, IV इम्यूनोग्लोबिन आपको मिल जाए, तो आप बहुत जल्दी इसमें है ना रिकवर कर जाते हैं। आपने देखा होगा जो 150 केसेस पुणे में है भी, उसमें से मतलब 2-3 की डेथ हुई है, बाकी इजीली रिकवर कर गए, क्योंकि आपने एक बार प्रेजेंटेशन को पहचान लिया तो आप इजीली इसको ट्रीट कर सकते हैं। और बहुत पहले से है ये बीमारी, ऐसा नहीं है ये अभी आई है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस अभी जब तक जो पुणे के लोग हैं, आसपास के भी, हम महाराष्ट्र पूरा एज अ स्टेट भी हम ले लें, तो वहाँ पे वही है कि आप बॉईल करें एग्जैक्टली, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बॉईल करें फॉर सम सिग्निफिकेंट टाइम, है ना। ये नहीं बस थोड़ा एक दो बुलबुले होते हैं हम बॉइलिंग बंद कर देते हैं। आप अंडा भी बॉईल करते हैं तो उसको बॉईल होने दो, है ना। जितना हाई टेम्परेचर पे जाएगा उतने ये बैक्टीरिया मर जाएंगे। तभी बोलते हैं कच्चे अंडे नहीं खाने, टाइफाइड के सोर्स रहते हैं। ये आपका जो जिम वाले ये चिकन विकन खाते हैं उसको भी बॉईल करना है एग्जैक्टली, है ना। ये दही वगैरह हम बाहर से ले लेते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। जो वहाँ के लोग हैं वो तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो यही है बस GBS के बारे में, और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। दूसरा आपको ये देखना है कि हाँ, एक बड़ा आपको एक रेयर एग्जांपल बताता हूँ। एक केस हुआ था। अब जैसे हमको मैंने प्रेजेंटेशन तो बता दी, जैसे सेंसरी होगा ना, नीचे से ऊपर असेंडिंग पैरालिसिस होगी। अब इसमें ये होता है कि मान लो, हाँ, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी, हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, और जो वो इस एग्जांपल से ही आपको पता चलेगी। एक पेशेंट आती है, उसको सिर्फ फेशियल नर्व होती है, ठीक है। हर एक बंदा, बड़ा बड़ा डॉक्टर उसको बोलता है चल स्टीरॉइड्स पे डाल देते हैं, क्योंकि उसका MRI क्लियर आता है, तो बोलते हैं चलो स्टीरॉइड्स, क्योंकि फेशियल नर्व में हम जनरली स्टीरॉइड्स देते हैं। और एक बंदा न्यूरोलॉजी वाला, उसने दिमाग लगाया, बोलते हैं यार इसका ना नर्व कंडक्शन करते हैं, क्योंकि नर्व कंडक्शन वैसे हमारे कॉलेज में नहीं होती, बट जो बड़े सेंटर्स होते हैं उसमें करते हैं। इस तरह के पेशेंट्स में ना, वीकनेस वाले पेशेंट में बोलते हैं कंडक्शन करो यार, कोई पता नहीं होता कहीं डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ तो नहीं है कहीं। और उसको पता चलता है भाई फ्रीक्वेंसी कम है, कंडक्शन स्पीड फूड कम है, ये डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है। तो सोचो, एक बंदी आई, उसको आप स्टीरॉइड्स पे डाल रहे थे, जो पता चला उसको GBS है, आपने डायरेक्टली उसको इम्यूनोग्लोबिन और प्लाज्मा एक्सचेंज पे डाला, और सडनली वो 2-3-4 दिनों में रिकवर हो गई। अब स्टीरॉइड्स इज़ नॉट इंडिकेटेड इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिक पॉलीरेडिकुलोपैथी, यानी GBS में कोई रोल नहीं है स्टीरॉइड्स का। क्रॉनिक वाले में ड्रग ऑफ चॉइस है, बट आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलोपैथी है, वो एसोसिएटेड होती है डायबिटीज़ से, कैंसर से, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन से शायद, तो उसमें वो ड्रग ऑफ चॉइस है, बट इस एक्यूट वाले वेरिएंट में नहीं है। तो मतलब हो सकता है वो पेशेंट वर्सन कर जाती ना, GBS वाली पेशेंट में भी पैरालाइज हो जाती, परमानेंट पैरालिसिस, डेथ भी हो सकती थी। लेकिन हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ की, एंड देन यू रियलाइज़ कि नहीं यार ये GBS हो सकता है। समटाइम्स जो अब आपके पास ओवर डायग्नोसिस इज़ बेटर देन अंडर डायग्नोसिस, ऐसी ये बात बोली जाती है। हमने एक टेस्ट एक्स्ट्रा कराया तो आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ पता चली। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बट इस तरह के म्यूज़िक जो वहाँ के लोग हैं, और आप लोगों को पता चला होगा इसके बारे में, and you can all study more in GBS in neurology, and neurology is a very interesting branch of medicine. So thank you everyone.